जनरल साहब नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे थैंक यू मनविंदर। एंड बहुत-बहुत बधाई रामलला को उनका स्थान मिल गया है। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। हुँ। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से ठीक 1 दिन पहले यानी कि 21 जनवरी को मेक्सिको में भी भगवान राम को अपना स्थान मिला, उनका मंदिर मिला। मंदिर को आधिकारिक तौर पे अमेरिकी पुजारियों ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद खोला और इस मंदिर में रखी हुई मूर्तियों को भारत से मंगवाया गया था। भारतीय दूतावास ने इसकी जानकारी दी और विदेशों में कई जगहों पे मंगल गीत गाए गए, पूजा अर्चना हुई। सर आप इसे कैसे देखते हैं? और देखो बहुत अच्छी अचीवमेंट है और इसको देखो कितना 500 साल से ज़्यादा लग गए। मगर देर आए दुरुस्त आए और अभी ऐसा लगता है पूरे भारत के अंदर एक नई लहर पहुँच गई है और जैसे रामलला को लगाया गया है, मंदिर बनाया गया है उनके लिए और ये भारत में नहीं बाकी और देशों में यूरोप के में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी देखें, इंडोनेशिया, मलेशिया और आप थाईलैंड काफ़ी ऐसे देश हैं जो कि ये कार्रवाई हुई है जहाँ पर लोग बहुत खुश हुए हैं ये अफ्रीकन कंट्रीज में भी। तो एक सच्चाई है कि जिस प्रकार से इसके लिए उत्साह था और भारत के अंदर जिस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बड़े साफ सुथरे में बोला कि ये हमारा ही नहीं ये सबका है, ये ह्यूमैनिटी का है और जो हिंदू धर्म है उसके अंदर ये किसी एक रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता कि वो हिंदू ही हो वो पूरे वर्ल्ड के लिए है, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए। ये एक बहुत अच्छी बात है। ये कुछ एक सीखना चाहिए पूरे वर्ल्ड में और मुझे लगता है एक बहुत ही अच्छा मैसेज गया है पीस, लव, ह्यूमैनिटी का और ये मैसेज जो है ये लाउड एंड क्लियर है और पूरे वर्ल्ड में गया है कि ये जो अब हुआ है, ये एक पूरी बढ़ोतरी के लिए एक वर्ल्ड की कम्युनिटी के लिए हुआ है, ना कि किसी कुछ एक लोगों के लिए और ये जो धर्म है ये सिखाता है आपको लव पीस और बेसिकली ट्रस्ट बिटवीन ईच अदर एंड केयर फॉर ह्यूमन बीइंग एंड लव फॉर ह्यूमैनिटी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये मैसेज भारत ने बहुत अच्छी तरीके गया और जिस प्रकार से ये पूरी कार्रवाई की गई ये भी काबिल तारीफ है बहुत ही कम समय के अंदर इतना शानदार मंदिर आना और जिस प्रकार से लोग वहां पर गए हैं देखो अभी होगा क्या ये रिलीजियस टूरिज्म का हिस्सा बन जाएगा अब जी। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया बहुत ही अव्वल दर्जे का रेलवे स्टेशन बन गया जिस प्रकार से उत्साह देखा जा रहा लोगों के बीच में अभी 22 तारीख से बाद आज 23 तारीख होगी 22 तारीख को ये कार्रवाई हुई थी आज वहां पर लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है जाना चाहते हैं जी। और ये अभी नहीं ये मुझे लगता है आने वाले समय में ये भारत के ही नहीं इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आएंगे ये एक रिलीजियस टूरिज्म का बहुत बड़ा हिस्सा बन जाएगा और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने भी बोला इसको हम और जोड़ेंगे जो रिलीजियस टूरिज्म के माध्यम से और जो सिटीज है उनको जोड़ के ये एक बड़ा बहुत ही अच्छा सर्किट बनाया जाएगा और इससे भारत की इकोनॉमी को बहुत फायदा होगा जी। क्योंकि बाहर से टूरिस्ट आएंगे और जी। भारत के खुद के भी डोमेस्टिक भी और इंटरनेशनल टूरिस्ट तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तो ये विन विन सिचुएशन है एक तो ये कि भाई रामलला की जो के लिए मंदिर बना और ये 500 साल से ज्यादा लग गए दूसरा ये है कि ये हमारी इकोनॉमी को भी उठाएगा क्योंकि इससे अयोध्या एक रिलीजियस मैप में आ गया वर्ल्ड के में जिस प्रकार से वहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया तो अब रिलीजियस टूरिज्म से बहुत ज्यादा भारत की इकोनॉमी को फायदा होने वाला है यही नहीं बाकी जगह में भी ये कार्रवाई हो रही है भारत को ये लग रहा है कि भारत के अंदर काफी ऐसे स्थान हैं जहां हम टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं सच्चाई यह है कि हमारा जो टूरिज्म सेक्टर है वो अंडर यूटिलाइज है और उसके अंदर बहुत स्कोप है और ये हमें एक्सप्लॉइट करना चाहिए क्योंकि भारत एक आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और आने वाले समय में हम अगले 4-5 साल में 3rd बढ़ेंगे और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं हम पूरे इकोनॉमी के पहलुओं को लेके चलें जिसके अंदर जो आपका रिलीजन टूरिज्म है उसके अंदर मेडिकल टूरिज्म है बाकी टूरिस्ट आए वो बहुत इंपॉर्टेंट है मनविंदर
आपने सही कहा सर, वहाँ पर जितने भी टॉप मोस्ट होटल्स के चेन हैं, वो सभी लोग अपने-अपने प्रपोज़ल लेकर के आ रहे हैं और आने वाले समय में, जैसा कि योगी जी ने बताया था, 85,000 करोड़ रुपए का वहाँ पर प्लानिंग है, उसको खूबसूरत बनाने के लिए, उसको व्यवस्थित करने के लिए। तो मैं समझती हूँ कि आने वाले दिनों में तो वहाँ पर इकॉनमी का बिल्कुल बूम रहेगा। अच्छा, अमेरिका के न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के 1 दिन पहले लोगों में इतना जोश था। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगी, आप उससे देख सकते हैं कि क्या हाल था वहाँ खुशी का लोगों में। This side, this. तो ये हम देख पा रहे हैं कि देश ही नहीं, विदेशों में भी ज़बरदस्त जोश था। वहाँ पर आप देखिए, इंडियन मैक्सिको इन्होंने एक ट्वीट भी किया है, जिसमें ये बता रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पर जोश देखा गया। लोगों ने मतलब जैसा हम यहाँ महसूस कर रहे थे, विदेशों में भी लोगों ने ये महसूस किया। बिल्कुल। अब सर मैं आती हूँ दूसरी बात पे। आज टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि यूएनएससी में भारत की परमानेंट सदस्यता नहीं होने को बड़ा बेतुका बताया है। मस्क ने कहा कि कुछ देशों के पास ज़्यादा ताकत है, जिसे वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। और उन्होंने यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस के ट्वीट को शेयर करके ये बातें लिखी। दरअसल उन्होंने गुटेरेस ने ये कहा था कि अफ्रीका का नेतृत्व करने के लिए यूएनएससी में कोई नहीं है और वैश्विक संस्थाओं को समय के मुताबिक बदलना चाहिए, बजाय इसके कि वो 80 साल पहले की दुनिया की तरह चलें। सर क्या कहते हैं आप? अब बिल्कुल देखो मनविंदर, ये यूनाइटेड नेशन जो बना था 1945 में बना था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। और उस जी। समय जो देश ये सोचे गए थे कि काफी पावरफुल हैं, उनको हुँ, हुँ। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाया गया था। जैसे यूएस को पता है, जिसके अंदर यूएस है, उसके बाद आपका यूके, फ्रांस, चाइना और रूस है। तो अब समय बहुत बदल चुका है, अब मल्टीपोलर वर्ल्ड है। और इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ये प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं करता वर्ल्ड को। इसके अंदर आपने बहुत अच्छा बोला, अफ्रीकन कंट्री का कोई भी देश नहीं। और आप कैसे मान सकते हैं एक जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वो इसके अंदर शामिल नहीं है, जिस जो कि फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, फोर्थ लार्जेस्ट मिलिट्री पावर है और सबसे बड़ी आपकी डेमोक्रेसी है, आज वो हिस्सा नहीं है इसका। इसी प्रकार से जो अफ्रीकन कंट्रीज वहां रिप्रेजेंट नहीं करती, तो ये एक बड़ा बेतुका है। आज तभी आज हुआ क्या है कि चंद एक साल से यूनाइटेड नेशन जो है, इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशन के बाकी वर्ल्ड बॉडीज भी कुछ खास काम कर नहीं पा रही, क्योंकि ये पुराने दौर पे थी। ये माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा इसको। नए जो आज वर्ल्ड का फोरम है और वर्ल्ड ऑर्डर है, उसके तहत चेंज होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। और ये अगर चेंज नहीं होती तो फिर ये अनसक्सेसफुल होंगी। आज की तारीख में यूनाइटेड नेशन जो कार्रवाई उसको करनी चाहिए थी वो कर नहीं पा रहा, क्योंकि उसके अंदर इतनी काबिलियत और क्षमता नहीं है। जिस प्रकार से फिफ्थ 4-5 देश हैं और इन्हीं को वीटो दी गई है, तो वो जो वीटो का मिसयूज होता है और फिर कुछ काम नहीं होता। सच्चाई यह है कि आज की तारीख में जो परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल के, वो बढ़ने चाहिए। पूरे वर्ल्ड में जो हर एक कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। जो देश भारत जैसे हैं, या मान लो जापान, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, जिस प्रकार से उनके नाम आ रहे हैं, उनका एक प्रकार से इवैल्यूएशन करके उनके भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में लेना चाहिए। एक बैलेंस हो और उसकी प्रतिक्रिया भी चेंज होनी चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में जो न्यू चैलेंज है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के,
उनको वो एक प्रकार से एड्रेस नहीं कर पा रहा। और वही एक कारण है कि आज आप जो रशिया यूक्रेन की लड़ाई देखें, या आप इजराइल हमास की लड़ाई देखें, या आप और कोई भी युद्ध जैसी स्थिति पैदा होती है, जैसे रेड सी में हो रही है अभी, होती है, बल्कि वहां पर यूनाइटेड नेशन कुछ भी नहीं कर पाया है। उसका कोई कंस्ट्रक्टिव रोल नहीं है, जबकि इतना पैसा खर्च होता है यूनाइटेड नेशन में। तो ये एक विडंबना है कि अभी तक ये जो 5 देश हैं, ये इसको चेंज नहीं, क्योंकि ये पावर लूज नहीं करना चाहते। मगर आज की तारीख में यूनाइटेड नेशन जैसी वर्ल्ड फोरम वो बिल्कुल फेल हो गई, और उसका वही रीजन है, ये 80 साल पहले 1945 में उस समय की स्थिति के अनुसार बनाया गया था, जो कि आज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो चुका है। इसमें भारत जैसे देश ना होने से बहुत ही बड़ा नुकसान हो रहा है, और मुझे लगता है ये आने वाले समय में इसमें बहुत जल्दी बदलाव होगा। और जैसे हम बात कर रहे थे, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, और बाकी जो देश जो कि एक प्रकार से इसके अंदर शामिल होने चाहिए, वो पक्का शामिल होना चाहिए, और इसको पूरा कंप्लीट रिहैश करना चाहिए, जो कि आपके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में जो प्रेजेंट सिचुएशन वर्ल्ड की, और ऐसे जो अब चैलेंजेस आ रहे हैं नए नए, उनको ये एड्रेस कर पाए। मनविंदर, अच्छा, पाकिस्तान पे भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान और ईरान ने आपसी सहमति व्यक्त की है। पिछले दिनों आपने देखा ही था, वहाँ एक-दूसरे पे अटैक हुए, एयर स्ट्राइक हुई। दोनों देशों के राजदूत अब 26 जनवरी 2024 को तक अपने-अपने पदों पर लौट आएँगे। सोमवार को ये बयान जारी किया गया। पाकिस्तान ने ये भी कहा कि उनके विदेश मंत्रालय ने ये बताया कि विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी के निमंत्रण पर ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर 29 जनवरी को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। लेकिन सर, जैसा दिख रहा है, वैसा है नहीं। मैं आपका इस पे नोट लेना चाहूँगी। देखो, इस जो टिट फॉर टैट हुआ, जब पहले ईरान ने जैश अल अदल, एक सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है, जी। उसको टारगेट किया गया पाकिस्तान के अंदर, और फिर हुँ, पाकिस्तान ने पलटवार किया, और उसने भी कुछ एक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की जो कैंप थे उनको टारगेट किया। मगर इसमें 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आप पाकिस्तान को देखें। पाकिस्तान के रिलेशनशिप उसके सभी नेबर से अच्छे नहीं। उसकी जी। वजह यह है कि सभी उंगली उठाते हैं कि पाकिस्तान एक हब सेंटर है टेररिज्म का। पाकिस्तान टेररिस्ट पालता है और फिर दूसरे देशों में भेजता है। जैसे भारत में वो लश्कर ए तौबा जैसे मोहम्मद आतंकवादी भारत में भेजता रहा है, आज भी 10,000 के करीब लश्कर ए तौबा जैसे मोहम्मद के आतंकवादी के ट्रेनिंग एरियाज और लॉन्च पैड में बैठे हुए हैं, और वो लैस हैं उन हथियारों से जो अमेरिकन अफगानिस्तान में छोड़ गए थे। और भारत इसको बार बार बता रहा है, मगर इस चीज पे इतना गौर नहीं किया जा रहा इंटरनेशनल कम्युनिटी से। इसी प्रकार अफगानिस्तान भी कहीं ना कहीं बार बार कह रहा है कि पाकिस्तान जो है एक टेररिस्ट अपने को वो बेसिस देता है, और वो कुछ टेररिस्ट आके एक प्रकार से अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। उन्होंने भी इसको बहुत पॉइंट आउट किया। इसीलिए आज की तारीख में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन भी बहुत ही कमजोर है, क्योंकि अफगानिस्तान डूरन लाइन भी नहीं मानता, पश्तून रेबल्स की भी प्रॉब्लम, मगर ये भी बहुत बड़ी सख्त प्रॉब्लम है कि अफगानिस्तान ये कहता है कि पाकिस्तान जो है वो टेररिस्टों को एक प्रकार पनाह देता है। अब आगे ईरान से, ईरान बार बार बोलता रहा है कि ये जो सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है जैसे जैश अल अदल, इनको पाकिस्तान एक प्रकार से बेसिस देता है, ट्रेनिंग करता है, और वो ईरान में भेजता है। तो अब ये बात तो सच्चाई होगी जो इस चीज से कि जितने भी नेबर हैं एक्सेप्ट चाइना, जो कि नेबर नहीं होना चाहिए था क्योंकि तिब्बत उसका हिस्सा नहीं है, मगर ये सच्चाई है, आज पाकिस्तान से परेशान है। और उसकी वजह यही है क्योंकि पाकिस्तान एक आतंकवाद का गढ़ बन गया है, और आज पाकिस्तान बार बार ऊपर उठ के बताने की कोशिश करा वर्ल्ड को कि वो भी एक टेररिज्म का विक्टिम है, मगर सच्चाई ये है कि टेररिज्म पैदा ही पाकिस्तान ने किया। तो तो विक्टिम होगा, मगर अभी तक वो अभी भी, जबकि वो टेररिज्म का खुद विक्टिम बन गया है, लश्कर तौबा जैसे और जैसे मोहम्मद जैसे टेररिस्ट अभी भी भारत में बेहतर रहते हैं।
जबकि वहां पर खुद पाकिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान बहुत बोल्ड हो रहा है, कुछ फ्रीडम स्ट्रगल चली है जहां बलूचिस्तान आर्मी ऑपरेट कर रही है। तो ये सच्चाई है कि पाकिस्तान का जो असली चेहरा है, मुझे लगता है वो एक्सपोज हुआ इससे। हाँ, ये अलग बात है कि अब रिलेशन जो खटास आ गई थी वो दूर होंगे। उसकी वजह ये है, इसके अंदर जो देश चीन है वो और रूस भी किसी हद तक नहीं चाहता कि ये खराब हो, क्योंकि स्पेशली चीन की जो अच्छे रिलेशन ईरान से भी है और रूस के भी आज की तारीख में ईरान से बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से वो मदद कर रहा है, ये रूस और की जो लड़ाई चल रही है अभी यूक्रेन के साथ, जो शाही ड्रोन वो दे रहा है, इसी प्रकार से चीन के दोनों ही दोस्त हैं, चाहे पाकिस्तान है और ईरान है, तो वो नहीं चाहता कि इनके बीच के अंदर खटास आए, मुठभेड़ का मौसम। और दूसरा ये भी आपस में इनको भी महसूस हुआ, तो इसलिए आपने ठीक बोला 26 जनवरी तक शायद इनके जो हैं एम्बेसडर भी एक दूसरी कंट्री में जाएंगे। और अभी ऐसा लगता है कि शायद जो रिलेशनशिप के अंदर दरार आई थी उसमें है, मगर ये सच्चाई है, ये आज पहली बात नहीं है। ईरान उंगलियां बाहर भी उठाता रहा है पाकिस्तान की तरफ, अफगानिस्तान भी और भारत भी। आज इससे एक चीज साफ सुथरी हो गई है कि पाकिस्तान का जो असली चेहरा है वो एक्सपोज हो गया है और पूरे वर्ल्ड को दिखा दिया पाकिस्तान एक आतंकवाद का गढ़ है। और पाकिस्तान एक ही देश में नहीं, हर एक देश जो उसके नेबर हैं वहां पर आतंकवादी भेजता है, जिसकी ट्रेनिंग कराता है, उनको पैसे देता है। और ड्रग का जो माफिया है वहां सारा का सारा पाकिस्तान से होता है। वो अफगानिस्तान के लिए भी परेशानी है, ईरान के लिए भी परेशानी है और भारत के लिए भी परेशानी है। मनविंदर, ये जो इनकी आपस में तना-तनी हुई है, जिस समय ये शुरुआत हुई थी तो बहुत जोश में सब बोल रहे थे। ईरानी सेना कह रही थी कि पाकिस्तान की ज़मीन पर जैश अल-अदल के ठिकानों को निशाना बनाने की बात उन्होंने कही। फिर पाकिस्तान ने भी बलूचिस्तान लिबरेशन जो आर्मी है और बलूचिस्तान के लिबरल फ्रंट के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया था। दोनों ही देश मीन्स उस पे अपनी अ, हक जताने की बात कर रहे थे। अब ठीक है, उनके लोग वापस आ रहे हैं, लग रहा है सब कुछ गुडी-गुडी है उन दोनों के बीच में, लेकिन आने वाले दिन सर कैसे देखते हैं आप, कैसे होंगे? देखो इतनी ये पहले इतनी इत इतनी जल्दी मतलब इनके दिल कैसे मिल गए, इतनी जल्दी इनकी लड़ाई कैसे हो गई? इसलिए ये देखो ये सवाल ज़रा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो हाँ, जाता है। जी सर। देखो सच्चाई ये है कि हमें इसको ऐसे भी देखना पड़ेगा। आज की तारीख में जो ईरान है अ, उसके रिलेशनशिप अमेरिका के साथ बहुत खराब हैं, इजराइल के साथ हैं। ईरान इन्वॉल्व है अभी जो इजराइल हमास की लड़ाई है, क्योंकि हुँ, हुँ। ये जो अभी नॉन स्टेट एक्टर जिसको बोलता है, ये टेररिस्ट ग्रुप हैं, चाहे वो 3H है, हमास, होती और हिजबुल्ला। और इसके अंदर हमास तो सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है, मगर हिजबुल्ला और होती रेबल शिया मिलिटेंट ग्रुप है। इन तीनों को जो पालता है, ट्रेन करता है, पैसा देता है, उसके पीछे ईरान है, इसमें कोई शक नहीं। और ईरान इसमें इन्वॉल्व है। और अब जो होती रेबल रेड सी के अंदर पूरे इंटरनेशनल एक प्रकार ट्रेड को वो एक प्रकार से चेतावनी दे रहे हैं, उस पीछे भी ईरान का हाथ है। तो ये सच्चाई है कि ईरान इस चीज में बहुत इन्वॉल्व है। और ऐसे में ईरान जो है उसने अभी पाकिस्तान पे नहीं, इससे पहले उसने इराक है जो कि उनका कुर्दिस्तान का इलाका है, वहां पर बम्बार्डमेंट की रॉकेट और मिसाइल से उन इलाकों में जहां पर वो कह रहा है कि शायद इजराइल की स्पाई एजेंसी के बेस हो सकती है। इसी प्रकार से उसने सीरिया में किया, जो वो कहता है इस्लामिक स्टेट के ठिकाने हो सकते हैं, क्योंकि अभी जब बरसी थी मेजर जनरल सुलेमानी की, वहां पर 200 से ज्यादा लोगों को मारा गया। तो ये सच्चाई है कि ईरान भी एग्रेसिव है, मगर ईरान पाकिस्तान पे हमला करे ये एक बड़ा स्ट्रेंज सा लगा। मगर सच्चाई यह है कि पाकिस्तान को वो बार बार उंगलियां उठाता रहा है कि आपसे जो आतंकवाद है वो ईरान में आके ऑपरेट करते हैं, आप इनको कंट्रोल करें। मगर पाकिस्तान हरदम डिनायल मोड पे रहा है,
उस चीज को मानता नहीं तो इसलिए मुझे लगता है ये कार्रवाई है। मगर ऐसा अब नहीं लगता कि कोई इस पे बढ़ावा होगा। ये बात सच्चाई है। तो आने वाले समय में ऐसा होना कि इनके बीच में कोई इससे टकराव बढ़ेगा, वो मुझे लगता नहीं, क्योंकि जिस प्रकार की जियोपॉलिटिक्स है और जिस प्रकार से चीन और रशिया है और जिस प्रकार से अमेरिका, देखो अमेरिका तो चाहता है, अगर ऐसा होता मान लो, तो अमेरिका खुल के आता पाकिस्तान के हेल्प करने, क्योंकि वो चाहता है कि ईरान को दबाया जाए। क्योंकि इस लड़ाई, इसके अंदर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज एक्सपोज हुई है, वो ये है, हाँ, ईरान ने पाकिस्तान के अंदर रॉकेट और मिसाइल का हमला किया और जैसल अदल के बेसिस को एक प्रकार टारगेट किया। मगर ये भी सच्चाई है कि पाकिस्तान ने भी टिट फॉर टैट पलट के वार किया, जो कि उनके में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज जाता है कि जो अमेरिका और इजराइल नहीं कर पाए ईरान पे, वो पाकिस्तान ने कर दिया। इसका मतलब कल को अमेरिका भी ये सोचेगा कि आप हौती रिबल पे अटैक कर रहे हैं और तब भी ये रेड सी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, वो यमन के लिए, इसके सब की जड़ तो ईरान ही है। क्योंकि ईरान पे क्यों नहीं हमला किया जाए? तो ऐसा सोच सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने जब इसको पलटवार किया तो फिर ईरान ने तो वापस नहीं किया। तो ये एक बड़ी नई चीज निकल के आई है। क्या इसके साथ कैसे कनेक्ट करेंगे, क्या होगा, क्या ये चीज है? क्योंकि हो ये रहा है, ये लड़ाई तो रुकने का नाम नहीं दे रही इजराइल हमास की। और इसके प्रॉब्लम से जो रेड सी के अंदर जिस प्रकार से सिचुएशन खराब होती जा रही है, हौती रिबल एग्रेसिव होते जा रहे हैं, यमन के इलाके से वो फायर करते हैं जो वो कंट्रोल कर रहे हैं, और वहां पर जितने भी 15% के करीब ट्रेड जाता है वो बिल्कुल ठप हो गया है। ज्यादातर शिप जो है पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो पोर्ट ऑफ गुड होप से होके आ रही हैं, जो 15-20 दिन ज्यादा लग रहा है, 30% के करीब कॉस्ट बढ़ गई है, उसकी इंश्योरेंस भी बढ़ गई, तो पूरा वर्ल्ड परेशान है। तो ऐसे में ये सच्चाई है कि ये एक बड़ा क्रिटिकल सी सिचुएशन हो गई है। तो ऐसे में कुछ ऐसा होना, उससे क्या हो सकता है, अमेरिका क्या करेगा? क्योंकि अभी हौती रिबल्स के अगेंस्ट आज उसने 8वां हमला किया है, जिसके अंदर यूएस और यूके ने, मगर हौती रिबल तो मान नहीं रहे, वो तो अभी भी रेड सी में अटैक कर रहे। तो ये बड़ी फ्लूइड सी सिचुएशन है। तो ऐसे में ईरान और पाकिस्तान के जो आपस में एक ड्यूअल फाइट हुई, उससे क्या कुछ सीखा गया है, अमेरिका इसको कैसे देख के चलेगा, ये तो समय बताएगा। मगर ये हो सकता है ऐसा हो, क्योंकि अभी तक ईरान डायरेक्ट इन्वॉल्व हुआ नहीं है। मगर अगर ईरान डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है तो फिर ये लड़ाई जो है ये फैल सकती है और इसका एक बड़ा भयानक रूप हो सकता है। मगर आने वाले समय में क्या होगा ये कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे जैसे हमने सोचा था ऐसा तो लड़ाई चल नहीं रही। लड़ाई तो सबने ये सोचा था थोड़े दिनों में खत्म हो जाएगी। रशिया यूक्रेन लड़ाई 10-15 दिन का सोचा था, आज वो 2 साल से ज्यादा हो गए। इसको 3 साल, आज जो इजराइल हमास लड़ाई है इसको करीब की 3 महीने से 20 दिन ज्यादा हो गए। ये 7 अक्टूबर को हुई थी, तो 7 फरवरी को इसको 4 महीने हो जाएंगे। तो ये एक बड़ा अजीब सी चीज है। तो ये अब जो ईरान और पाकिस्तान के आपस में मुठभेड़ हुई थी, इससे कुछ न कुछ तो अमेरिका ने सीखा होगा कि क्या उसकी आगे स्ट्रेटेजी हो सकती है। मगर जैसे जैसे ये लड़ाई लंबी खिंचती जाएगी, इस लड़ाई को बढ़ावा होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि ये लड़ाई एक रीजनल लड़ाई ना बन जाए या फैल ना जाए। मनविंदर सर, अब चीजें थोड़ी सी ठीक होने की तरफ जा रही हैं। टर्की, चीन, रशिया, ये सब मीडिएटर बन रहे हैं, मध्यस्थता कर रहे हैं पाकिस्तान और ईरान की। लेकिन बॉल जो है अभी भी ईरान के कोर्ट में है। तो ये क्या सीन बनता है? देखो अभी तो मुझे नहीं लगता ईरान अभी ऐसी गलती करेगा नहीं, क्योंकि सच्चाई आपने कहा टर्की भी, चीन भी और रूस भी इसमें इन्वॉल्व हैं। मुझे लगता नहीं, क्योंकि ये जो पाकिस्तान ने पलटवार किया ये बातचीत करके किया है। ये लगता है इट वाज ऑल स्टेज मैनेज।
क्योंकि कहीं ना कहीं ईरान से बातचीत की कि भाई डोमेस्टिक ऑडियंस को भी हम ऐसा नहीं हो सकता पाकिस्तान पे हमला हो और पाकिस्तान उसको रिस्पोंड ना करे। तो इसलिए मुझे लगता है ये एक प्री प्लान किया है उस इलाके में जहां पर ईरान का कुछ ना हो, और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। तो मुझे लगता है ये बातचीत करके ही इसका जो रिस्पॉन्स दिया है पाकिस्तान ने, ये बातचीत करने के बाद दिया है। तो इसका मुझे लगता नहीं कि ईरान कोई रिस्पॉन्ड करेगा। ये बात अभी तो लगता है ये बाय एंड लार्ज रिजॉल्व होगी। ऐसा होगा नहीं क्योंकि इसके अंदर दूसरे देश भी इन्वॉल्व थे, आपने ठीक बोला, और बातचीत करके किया गया है। तो इसलिए अब ये बात अब फैलेगी नहीं। एटलीस्ट ईरान और पाकिस्तान का एज ऑन टुडे ऐसा लगता है कि ये रिजॉल्व हो गया है आपस में उनके, और ये बात अभी दबी रहेगी। आगे ये लड़ाई क्या मोड़ लेगी जो इजराइल हमास की और जो हौती रिबल के साथ रेड सी में, इसका कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये एक बहुत ही वोलेटाइल सिचुएशन पहुंच गई है। मनविंदर, सर आपने बहुत ही शॉर्ट नोटिस में मेरे शो में आए, आप मेरे लिए समय निकाला आपने, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, थैंक जय यू भारत। मनविंदर।